हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेक्चर 6 में हैं केमिकल बॉन्डिंग के। और मैं आयनिक बॉन्ड्स को ना पिछले 3-4 लेक्चर से आयनिक बॉन्ड्स के बारे में बातचीत कर रहा हूं और ये लास्ट लेक्चर है जिसपे हम आयनिक बॉन्ड्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं। और आपको याद होगा आयनिक बॉन्ड्स के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं और आयनिक कंपाउंड्स की जो अलग अलग प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग फजान रूल से ना सॉल्व कर रहे हैं या फजान रूल से के जरिए उसको जो है करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आज इस लेक्चर में मैं कई टॉपिक्स को डील करूंगा, जैसे हम लोग सॉल्युबिलिटी पे बात करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट पे बात करेंगे, कलर्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स पे बात करेंगे। ये लास्ट लेक्चर है आयनिक कंपाउंड का। अगले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 7 से फिर हम लोग कोवलेंट कंपाउंड्स के ऊपर बात करना शुरू करेंगे। तो लेक्चर 6 है ये, लेक्चर 6 में सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी आपको पता है, मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया है कि जब भी कोई आयनिक कंपाउंड को पानी में घोलते हैं तो सॉल्वेशन एनर्जी रिलीज होती है ना, उसके आयंस को सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्वेट करते हैं, सॉल्वेशन एनर्जी रिलीज होती है। सॉल्वेशन एनर्जी अगर लैटिस जब आयनिक कंपाउंड पानी के अंदर गया सॉल्वेशन एनर्जी निकली, अगर सॉल्वेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी और इस कंपाउंड के लैटिस एनर्जी से ज्यादा है तो सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा निकली, लैटिस को तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए तो वही एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है और लैटिस टूट जाता है और चीजें घुल जाती है। हर आयन अलग अलग हो जाएगा तो पानी वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच की खाली जगह में चला जाएगा और तो कहेंगे कि वो सॉल्युबल हो गया। लेकिन अगर आप पानी में किसी चीज को डालते हैं आयनिक कंपाउंड को और सॉल्वेशन एनर्जी कम निकल रही है और लैटिस एनर्जी ज्यादा चाहिए, मान लो सॉल्वेशन एनर्जी 10 किलो जूल पर मोल निकल रही है और लैटिस तोड़ने में 20 किलो जूल पर मोल चाहिए, तो एनर्जी सफिशिएंट नहीं होगी तो लैटिस नहीं टूटेगा, तो चीजें सॉल्व नहीं होगी। तो मैं कह सकता हूं कि सॉल्वेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, सॉल्वेशन एनर्जी जब भी लैटिस एनर्जी से ज्यादा होगी, चीजों के घुलने की संभावना बढ़ेगी। तो आपको पता है कि आप कह सकता हूं मैं कि सॉल्युबिलिटी तब ज्यादा होगी जब ज्यादा से ज्यादा सॉल्वेशन एनर्जी निकले और लैटिस एनर्जी कम से कम हो, लैटिस तोड़ने में कम से कम एनर्जी लगे। यानी सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा से ज्यादा हो, लैटिस एनर्जी कम से कम हो, यानी इनके बीच का जो डिफरेंस हो वो ज्यादा से ज्यादा हो। जितना ज्यादा इनके बीच का डिफरेंस आएगा, है ना, इनके बीच का डिफरेंस जितना ज्यादा आएगा उतनी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखिए। मैंने फिर ये बात समझाई भी है कि सॉल्युबिलिटी जो है वो तभी चीजें सॉल्युबल होती है। आपको याद होगा मैंने बताया होगा कि चीजें तभी सॉल्युबल होती हैं जब उनकी सॉल्वेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा होती है, क्योंकि ये एनर्जी रिलीज हो रही होती है। वाटर मॉलिक्यूल जब भी सॉल्वेंट के अंदर कोई चीज जाती है तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है और इतनी तोड़ने के लिए चाहिए। अगर रिलीज ज्यादा हो रही है, तोड़ने में कम लग रही है, तो जितनी रिलीज हुई है उसका कुछ पार्ट जो है तोड़ने में चला जाता है। ठीक है, अगर ये बराबर भी होगा तब भी हम मान लेंगे सॉल्युबल है। और कोई चीज आयनिक कंपाउंड इनसॉल्युबल तब होता है जब उसकी सॉल्वेशन एनर्जी की वैल्यू उसके लैटिस एनर्जी से कम हो जाती है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि ये जितना ज्यादा होगा उतना सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी और ये जितना कम होगा उतनी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। यानी इनका डिफरेंस जितना बड़ा होगा, ठीक है, ये ज्यादा से ज्यादा चाहिए सॉल्यूशन, ये कम से कम, यानी इनका डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, इनका डिफरेंस उतना चीजों के घुलने की संभावना ज्यादा होगी। ठीक है, अब आइए इसको एक हाइपोथेटिकल डेटा से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास कंपाउंड है CSF, CSCl, CSBr और CSI। ठीक है ना, आपने ये कंपाउंड्स लिए और मान लीजिए इनका सीजियम बड़ा 5th पीरियड का 100 इसका रेडियस है, फ्लोरीन 2nd पीरियड का 10 मान लीजिए, इसका 100, इसका 20, इसका 100, इसका 30, 100, इसका 40 मान लिया। ठीक है, ये रेडियस है कैटायन और एनायन का। तो आप जानते हैं कि अगर आप रेडियस के डिफरेंस की बात करेंगे, रेडियस का डिफरेंस, तो यहां 90 आएगा। ठीक है, यहां पे आ जाएगा 80, यहां पे आ जाएगा 70 और यहां पे आ जाएगा 60। ठीक है, अच्छा आपको पता है कि ये जो सॉल्वेशन एनर्जी है वो सॉल्वेशन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रेडियस ऑफ कैटायन प्लस 1 बाई रेडियस ऑफ एनायन, इसके प्रोपोर्शनल होती। जबकि लैटिस एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल होती है 1 बाई, है ना, RC प्लस RA, रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। दोनों में बारीक सा फर्क है। यहाँ पहले रेसिप्रोकल लेके सम करते हैं और यहाँ पहले सम लेके रेडियस का दोनों और फिर रेसिप्रोकल करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस बिना पर जाएं
तो आप कह सकते हैं कि यहां पर जो सॉल्वेशन एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल होगी 1/100 प्लस 1/10 के। यहां 1/100 और 1/20, यहां 1/100 और 1/30 और यहां पे 1/100 और 1/60 इतना होगा। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा आपको। लैटिस एनर्जी की जहां तक बात करेंगे तो इसकी लैटिस एनर्जी आ जाएगी 1/this प्लस दिस, 110 के प्रोपोर्शन होगी। प्रोपोर्शनैलिटी कर रहा हूं मैं यहाँ पे 110, 1/120, 1/130, 1/140 होगा, सॉरी 40, 1/140। अब इसकी वैल्यूज जो आएंगी वो मैं यहां पे लिख रहा हूं। जैसे इसकी वैल्यू आएगी 0.11, इसकी वैल्यू आएगी 0.06, 0.043, 0.035, ये इसकी वैल्यूज आ गई। ठीक है, ऐसे इनकी वैल्यूज भी आ जाएंगे, है ना। (9.09 into 10⁻³ 8.33 into 10⁻³, इसकी आ जाएगी 7.69 into -3 और ये 1/140 जो आएगा इसकी वैल्यू आ जाएगी 7.14 into 10⁻³। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इधर से इधर जाते वक्त रेडियस का डिफरेंस जो है वो घटता जा रहा है। ठीक है, ठीक है। अब सॉल्वेशन एनर्जी में देखेंगे तो ड्रास्टिक फर्क है ना। 0.11 से 0.606 हो गया, लगभग हाफ हो गया। फिर इसका 25% लगभग डिक्रीज कर गया, इसका और ज्यादा डिक्रीज कर गया। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि इधर से इधर जाते वक्त सॉल्वेशन एनर्जी में डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, सॉल्वेशन एनर्जी में घटोतरी हो रही है। अब यहां पे क्या है, यहां पर आप देख सकते हैं कि लैटिस एनर्जी की जहां तक बात है, देखिए ये 11 से 6 हो गया, हाफ हो गया। वैसा यहां अंतर नहीं आया। अगर 9 से 8.33, 8.3 से थोड़ा सा चेंज हुआ 7.69 और 7.69 से थोड़ा सा चेंज हुआ 7.14। तो मैं ये कह सकता हूं कि इधर से इधर जाते वक्त लैटिस एनर्जी में थोड़ा चेंज है, सॉल्वेशन एनर्जी में ज्यादा चेंज है। ठीक है, तो अगर आप यहां पे आए, यहां पे देखें, या इस बात को मैं फिर से यहां लिख रहा हूं, तो अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूं, सॉल्युबिलिटी प्रोपोर्शनल होती है सॉल्वेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी के डिफरेंस के। तो आप देख सकते हैं लैटिस एनर्जी कम घट रहा है, ठीक है, और सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा घट रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सॉल्वेशन एनर्जी में से लैटिस एनर्जी घटाया जा रहा है। अगर ये बहुत घटेगा तो सॉल्युबिलिटी बहुत घटेगी इसके वजह से, और लैटिस एनर्जी कम घट रहा है। अच्छा, ये माइनस है, तो माइनस ये कम घटेगा तो सॉल्युबिलिटी कम बढ़ेगी, यानी नेट नेट घटेगी। अब देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि एक तरह से लैटिस एनर्जी, अगर लैटिस एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी का जो डिफरेंस है, ऐसे समझिए। चलिए मैं फिर समझाता हूं, मैं समझाता हूं कि जितना इनका डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ये सॉल्वेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी, जितना इनका डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन क्या हो रहा है, समय के साथ सॉल्वेशन एनर्जी तेजी से घट रहा है और लैटिस एनर्जी धीरे धीरे घट रहा है। तो ऐसा कुछ हो रहा है, दोनों घट रहे हैं, पर ऊपर वाला तेजी से घट रहा है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, देखिए ये भी घट रहा है, ये भी घट रहा है, पर अंतर क्या है, ये ऐसे हो रहा है ना, ऐसे। ऊपर वाला ड्रास्टिकली घट रहा है, नीचे वाला स्लोली घट रहा है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो धीरे 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 जो है कम होता जा रहा है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कम होता जाएगा, और अगर इनका डिफरेंस कम होगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं यहां पे देख के कि अब इस चीज को इससे कनेक्ट कर दीजिए। मैं कह सकता हूं जब रेडियस का डिफरेंस घटता है तो सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस बहुत तेजी से घटता है, और लैटिस एनर्जी का डिफरेंस, नहीं सॉरी, सॉल्युबिलिटी की वैल्यू,
सॉल्वेशन एनर्जी की वैल्यू तेजी से घटती है और लैटिस एनर्जी की वैल्यू धीमे धीमे घटती है। तो मैं कह सकता हूं कि रेडियस का डिफरेंस घटने से ये तेजी से घटता है, ये स्लोली घटता है, यानी ये नेट नेट घटेगा, यानी ये घटेगा। तो मैं कह सकता हूं कि रेडियस का डिफरेंस घटने से, फिर कह रहा हूं, रेडियस का डिफरेंस घटने से ये ड्रास्टिकली घटता है, ये कम घटता है, ओवरऑल ये घटता है और सॉल्युबिलिटी भी घटती है। यानी रेडियस का डिफरेंस घटने से सॉल्युबिलिटी घटती है। तो मैंने क्या किया, रेडियस के ऊपर ये लोग डिपेंड कर रहे हैं और इनके ऊपर सॉल्युबिलिटी डिपेंड कर रही है, तो मैंने इन दोनों के बीच से हटा के इसका रिलेशनशिप निकाल लिया। क्या सीखा, मैं देख सकता हूं साफ साफ कि रेडियस का डिफरेंस घटने से सॉल्युबिलिटी घटती है। तो मैं यहां लिख सकता हूं solubility is directly proportional to radius difference of radius। अब इस फैक्ट का हम लोग सहारा लेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा ये केस फर्स्ट है सॉल्युबिलिटी का, केस फर्स्ट। और केस फर्स्ट में हमेशा ध्यान रखिए कि ये वही एप्लीकेबल है जहां एक कैटायन और एक एनायन हो, ठीक है। is applicable when one cation and one anion are present। एक कैटायन और एक एनायन हो तभी होता है, ठीक है। और दोनों पॉलीएटॉमिक हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई पॉलीएटॉमिक होने पे रोक टोक नहीं है, ठीक है ना। मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, बोथ कैन बी पॉलीएटॉमिक, बोथ कैन बी पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक होने से कोई दिक्कत नहीं है ना, बस एक उस कंपाउंड में एक ही कैटायन और एक ही एनायन होना चाहिए। बाकी अगर वो पॉलीएटॉमिक भी होते हैं तब भी हार्डली मैटर्स। तो मैंने क्या सीखा, अभी मैंने यहां पे सीखा केस फर्स्ट सॉल्युबिलिटी का, ये सीखा कि अगर आपके, है ना, किसी कंपाउंड में, आयनिक कंपाउंड में एक कैटायन एक एनायन है तो उनकी सॉल्युबिलिटी निकालने का ये तरीका है। क्या, सॉल्युबिलिटी जो है वो रेडियस के डिफरेंस पे डिपेंड करेगी, जितना रेडियस का डिफरेंस ज्यादा होगा उतना उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। इस चीज को अच्छे से समझने के लिए आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना। हमने देखा कि सॉल्युबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं, है ना, रेडियस के डिफरेंस पे डिपेंड कर रही है अगर एक कैटायन एक एनायन वाला मॉलिक्यूल है। तो अब यहां पे देखिए ये क्वेश्चन क्या है, बड़ा सिंपल है। देखिए लिथियम सेकेंड पीरियड का है, फ्लोरीन भी सेकेंड पीरियड का है, तो साइज ऑलमोस्ट सेम होगा। लिथियम फ्लोरीन, क्लोरीन थोड़ा बड़ा होगा, ब्रोमीन आयन, ब्रोमाइड आयन और बड़ा होगा, आयोडाइड आयन और बड़ा होगा। सोडियम कैटायन है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ऐसे समझ सकते। तो साइज बड़ा होता जाएगा, मुझे इसे बड़ा कर देना चाहिए। रुबीडियम और बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, सीजियम और बड़ा हो जाएगा, फ्रेंशियम और बड़ा होगा, फ्रेंशियम और बड़ा हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि LiF लगभग साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन LiCl में ये डिफरेंस बढ़ गया, LiBr में डिफरेंस बढ़ गया, LiI में डिफरेंस बढ़ गया। तो इधर जाते वक्त डिफरेंस बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती चली जाएगी। तो ये ऐसे आ जाएगा ट्रेंड, यही चीज यहां पे भी आएगी, यही सेम ट्रेंड यहां आ जाएगा। ऐसे ही LiF, NaF डिफरेंस बढ़ गया, KF और बढ़ जाएगा, RbF और बढ़ जाएगा, CSF और डिफरेंस बढ़ता जाएगा। डिफरेंस बढ़ता जा रहा है तो सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। CS और F में, CSF में डिफरेंस कम होगा, ज्यादा होगा, CSCl में डिफरेंस घट जाएगा, CSBr और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा। तो यहाँ सॉल्युबिलिटी का ऐसा ट्रेंड आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस कम है। तो ऐसे ही कर सकते हैं आप, जैसे अब LiI है, डिफरेंस ज्यादा है, NaI डिफरेंस कम, KI डिफरेंस कम, RbI डिफरेंस कम, तो डिफरेंस ज्यादा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। OH को, OH ऑक्सीजन भी यहीं का मेंबर है, इसी पीरियड का OH। H बहुत छोटा है इसलिए OH को O की तरह ही ट्रीट कर सकते हैं, उसी साइज का। तो आप देख सकते हैं LiOH ऑलमोस्ट सेम साइज का होगा, NaOH डिफरेंस बढ़ेगा, KOH और बढ़ेगा, RbOH और बढ़ेगा, डिफरेंस बढ़ता जा रहा है तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। अब यहाँ क्या है, सल्फेट एक बड़ा मॉलिक्यूल, बड़ा आयन है, ठीक है। तो सल्फेट को एक बड़े आयन की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। सल्फेट एक बड़ा आयन है, बड़े आयन की तरह ट्रीट करना चाहिए इसको। तो अगर आप
Be, अच्छा बेरिलियम यहां नहीं लिखा है मैंने, लिख सकते हैं बेरिलियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। तो आप देखते हैं बेरिलियम और सल्फेट का डिफरेंस ज्यादा है, मैग्नीशियम सल्फेट का कम होगा, कैल्शियम सल्फेट का और कम, स्ट्रॉन्शियम सल्फेट का और कम। तो इधर जाते वक्त डिफरेंस घटता जा रहा है, इसलिए सॉल्युबिलिटी घटती चली जाएगी। ठीक है, आप जानते हैं बेरियम सल्फेट तो व्हाइट प्रेसिपिटेट भी होता है। ठीक है, तो बिल्कुल हम सही जा रहे हैं। ऐसे ही सेम यहाँ पे भी वही हो जाएगा। कार्बोनेट भी बड़ा मॉलिक्यूल है, तो बड़े मॉलिक्यूल और बेरिलियम छोटा होता है। मैग्नीशियम थोड़ा बड़ा होगा तो कार्बोनेट और इसका डिफरेंस कम हो जाएगा। कैल्शियम और बड़ा होगा तो कार्बोनेट और इसका डिफरेंस घटता जाएगा। तो ये डिफरेंस जो है घटता जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी भी घटती चली जाती है। ठीक है, और मुझे लगता है ये जो केस अभी मैंने बताया है 8th वाला, बिल्कुल ये भी वैसा ही केस है। ClO4 एक बड़ा मॉलिक्यूल है, ClO4 माइनस, अच्छा ClO4 बड़ा मॉलिक्यूल है, तो लिथियम और इतने बड़े के बीच में डिफरेंस कम होगा, ज्यादा होगा। सोडियम थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो डिफरेंस कम होगा, तो यहां भी ट्रेंड यही आएगा। ClO4 माइनस की तरफ ClO3 भी एक पॉलीएटॉमिक है, बड़ा है, तो सेम यही ट्रेंड यहां भी आ जाएगा, सेम यही ट्रेंड यहां पे भी आ जाएगा, और सेम यही ट्रेंड यहां पे भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने पहला केस कवर कर लिया सॉल्युबिलिटी का, जिसमें हम लोगों ने देखा कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में आयनिक कंपाउंड में एक कैटायन और एक एनायन है, ठीक है, एक कैटायन और एक एनायन है, तो उसमें सॉल्युबिलिटी को आप रेडियस के डिफरेंस से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, मैं ध्यान देना चाहूंगा, आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। दूसरी चीज क्या, एक नोटेबल बात और ध्यान रखेंगे कि सॉल्युबिलिटी के केस में ना OH इतना छोटा होता है कि इसको पॉलीएटॉमिक की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। ऑक्सीजन बहुत छोटा एटम है, उसके साथ बहुत ही छोटा एटम हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो OH is treated as monoatomic ion in case of as monoatomic ion की तरह ट्रीट करते हैं in case of solubility। तो जो मोनोएटॉमिक आयंस होते हैं उनके लिए जो नियम होगा वही नियम इसके लिए भी फॉलो होगा। Is treated as monoatomic ion in case of solubility। ठीक है, तो ये पॉलीएटॉमिक है लेकिन इसको आप मोनोएटॉमिक की तरह ट्रीट किया जाता है। इसी तरह ब्रोमाइड और आयोडाइड जो है, ब्रोमाइड और आयोडाइड जो है ये मोनोएटॉमिक है, लेकिन इतने बड़े होते हैं कि पॉलीएटॉमिक आयंस के एनायंस के साइज के हो जाते हैं। तो इसलिए इंस्पाइट ये भले ही मोनोएटॉमिक होते हैं पर इनको किसकी तरह सॉल्युबिलिटी में ट्रीट करते हैं, पॉलीएटॉमिक लोगों की तरह। ठीक है, तो ब्रोमाइड एंड आयोडाइड is treated as polyatomic ions in case of solubility in case of solubility in spite of the fact that they are monoatomic ion due to their larger size। इनका साइज बड़ा होने की वजह से इनको मोनोएटॉमिक की तरह ट्रीट ना करके पॉलीएटॉमिक आयंस की तरह ट्रीट किया जाता है, क्योंकि साइज बहुत बड़ा होता है। तो पहले ये पॉलीएटॉमिक है तो इसको मोनोएटॉमिक की तरह ट्रीट करते हैं, और ये दोनों मोनोएटॉमिक हैं लेकिन इनको हम लोग पॉलीएटॉमिक की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्युबिलिटी का पहला केस हुआ है। आइए सॉल्युबिलिटी का केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड, व्हेन नंबर ऑफ कैटायंस, किसी सॉल्ट में नंबर ऑफ कैटायंस is greater than number of anions। तो अगर कहीं ये चीज हो जाती है कि कैटायन से एनायन ज्यादा है, तो वहां पर इस चीज का ध्यान रखना है कि सॉल्युबिलिटी जो है ऐसे केस में इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, है ना। सॉल्युबिलिटी जो है ग्रुप के नीचे जाते वक्त इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, ये इसका हो जाएगा, ये नियम है। तो यहां पे मैं कुछ क्वेश्चंस लिख दे रहा हूं। अरेंज अकॉर्डिंग टू
सॉल्युबिलिटी। तो इसके पहले केस था कि जब एक कैटायन एक एनायन हो तो क्या करते हैं, वहां पे सॉल्युबिलिटी रेडियस के डिफरेंस से निकलती है, और यहाँ पे सॉल्युबिलिटी अगर है ना कैटायंस ज्यादा हो एनायन से तो सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। जैसे अगर मैं पहला क्वेश्चन लिख दूं कि लिथियम कार्बोनेट, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, है ना, शीजियम, या फिर है ना Li2O, Na2O, K2O, Rb2O, CS2O, तो सॉल्युबिलिटी जो है ऐसे हो जाएगी, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती जाएगी, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी। यहां मैंने कुछ गलती कर दी है, तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा। लिथियम से नीचे आने पर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम होगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती चली जाएगी ऐसे। और यही केस यहां पे भी बनेगा, इंक्रीज करते जाएगा। ठीक है, अब अगला केस क्या है? अगला केस है उल्टा हो जाए, है ना, जब कैटायन से एनायन ज्यादा हो जाए। केस सेकेंड, व्हेन नंबर ऑफ कैटायन इज लेस देन नंबर ऑफ एनायन। अब इसमें दो बातें हो जाती, ठीक है। तो जब कैटायन की संख्या एनायन से कम होगी, ठीक है, तो यहां पे दो बातें हो जाएंगी कि जो भी आपका सॉल्ट है उसमें एनायन पॉली एटॉमिक है कि नहीं। ठीक है, अगर इसमें एनायन आपका, केस फर्स्ट, एनायन इज पॉली एटॉमिक और एनायन इज मोनो एटॉमिक, ये दो केस बनता है, मोनो एटॉमिक। अगर एनायन पॉली एटॉमिक है तो, और एनायन मोनो एटॉमिक है तो क्या होगा? तो अगर एनायन पॉली एटॉमिक है तो याद रखिएगा सॉल्युबिलिटी जो है वो डाउन द ग्रुप, सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती जाएगी। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज करती जाएगी डाउन द ग्रुप। और अगर एनायन जो है वो मोनो एटॉमिक है, एनायन अगर मोनो एटॉमिक है तो सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। ठीक है, सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ऐसा हो जाएगा। अब ये जो दो चीजें हमने सीखी, हमने पहला केस सीखा था जहां पे है ना एक कैटायन और एक एनायन हो सॉल्ट में, तो क्या होता है, मतलब कैटायन आयन की संख्या इक्वल हो जाए तो क्या होता है? तो जब कैटायन आयन इक्वल होते हैं तो सॉल्युबिलिटी रेडियस के डिफरेंस से निकलती है। जब कैटायन ज्यादा होता है तो डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। जब एनायन ज्यादा होता है तो दो बातें होती है कि एनायन पॉली एटॉमिक है कि मोनो एटॉमिक। अगर पॉली एटॉमिक है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, और मोनो एटॉमिक है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ले रहा हूं जिनको आपको सॉल्युबिलिटी के आधार पर अरेंज करना है। अरेंज अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी, अरेंज टू सॉल्युबिलिटी। तो अगर आप सॉल्युबिलिटी के आधार पर अरेंज करने के लिए कहा जाए तो तीन क्वेश्चन है यहाँ पे। पहला है BeOH होल ट्वाइस, दूसरा है BeNO3 होल ट्वाइस, और तीसरा है BeBr2। बाकी तो मैं एक्सटेंड कर लेता हूं इसको। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। ऐसे ही यहां पे भी हो जाएगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, स्ट्रॉन्शियम नाइट्रेट और बेरियम नाइट्रेट। और इस तरह BeBr2, MgBr2, CaBr2, SrBr2 और BaBr2। अब देखिए OH, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि OH जो है वो दिखता पॉली एटॉमिक है पर इसको मोनो एटॉमिक की तरह ट्रीट करना चाहिए।
तो एनायन केटायन से ज्यादा है और एनायन मोनो एटॉमिक है, तो सॉल्युबिलिटी है ना डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती जाएगी, यानी यहां सॉल्युबिलिटी का ये ट्रेंड आ जाए, ये ट्रेंड आ जाए। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है, ये चीज बताएगी। अगर नाइट्रेट है, पॉली एटॉमिक है, अब नाइट्रेट अगर पॉली एटॉमिक है, एनायन अगर केटायन से ज्यादा हो और एनायन पॉली एटॉमिक हो, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती जाती है, ये डिक्रीज करती जाएगी इस तरह से। ठीक है, और ब्रोमीन जो है वो मोनो एटॉमिक है। ठीक है, ब्रोमीन जो है वो मोनो एटॉमिक दिखता है, पर आयोडीन और ब्रोमीन, अभी थोड़ी देर पहले नोट करके मैंने बताया था, ब्रोमीन और आयोडीन भले ही मोनो एटॉमिक दिखते हैं पर इनको पॉली एटॉमिक की तरह ट्रीट करना चाहिए। अगर हम पॉली एटॉमिक की तरह ट्रीट करेंगे तो डाउन द ग्रुप इनकी सॉल्युबिलिटी घटती जानी चाहिए, यानी इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो डाउन द ग्रुप घटती चली जाएगी, ऐसा हो जाएगा। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है, तो ये चीजें आपकी हो गई। अब क्या इसके अलावा जब हेवियर एलिमेंट्स हो, ठीक है, ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मेटल्स हैं तो चलता है, लेकिन अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हेवियर एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं डी ब्लॉक के या एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक के मेनली, उस केस में सॉल्युबिलिटी और पोलराइजेशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इस चीज का वो लास्ट केस हो जाएगा, केस नंबर 4 कहूंगा मैं उसे। ठीक है, केस नंबर 4 हो जाएगा। तो केस नंबर 4 क्या है? केस 4 when heavier elements are cation। तो याद रखिए, अगर हेवियर एलिमेंट्स केटायन होते हैं तो होगा क्या, जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, अगर हेवियर एलिमेंट्स की बात होगी वहां हम पोलराइजेशन से देखते हैं, पोलराइजेशन ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम, तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा, और आयनिक कैरेक्टर ज्यादा नहीं, पोलराइजेशन ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, तो आयनिक कैरेक्टर कम, और आयनिक चीजें ही पानी में या वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होती है, तो सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, जितना कम आयनिक होगा उतना कम सॉल्युबल होगा। और पता है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक वाला फंडा चलता है, तो जितना कंपाउंड आयनिक होगा यानी पोलर होगा, उतना ही उसके वाटर जैसे पोलर सॉल्वेंट में घुलने की संभावना ज्यादा होगी। तो अगर मैं ये पहली बात और आखिरी बात को कनेक्ट कर दूं तो मैं कह सकता हूं कि सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, पोलराइजेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये चीज जो है हेवियर एलिमेंट्स में लग जाएंगी। कुछ एग्जांपल देता हूं जिससे आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब यहाँ पे मेरे पास 2-3 एग्जाम्पल हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं। एग्जाम्पल में मैंने हेवियर एलिमेंट्स वाले डी ब्लॉक के एलिमेंट्स लिए, अब तक हम लोग जो भी क्वेश्चंस किए थे उसमें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मेटल्स थे, पर अब हम लोग हेवियर मेटल्स की बात कर रहे हैं और उसके उनके आयनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग सॉल्युबिलिटी के ऊपर कुछ फैक्ट्स पे भी बात करेंगे और सॉल्युबिलिटी एंड हो जाती है फिर उसके बाद। तो नेक्स्ट चीज है अरेंज अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी। पहली चीज अरेंज अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी। AgF, AgCl, AgBr, AgI, PbF2, PbCl2, PbBr2, PbI2, और तीसरा है HgF2, HgCl2, HgBr2, HgI2। सॉल्व करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ कैटायन तो सेम है, एनायन के आधार पे देखेंगे, एनायन के आधार पे पोलराइजेशन देखते वक्त हम सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखते हैं कि है ना चार्ज सारे एनायंस पे सेम है। अब क्या देखेंगे, साइज, सबसे ज्यादा बड़ा साइज है, सबसे ज्यादा पोलराइजेशन होगा यानी सॉल्युबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ठीक, तो एनायन के केस में दो ही चीज देखी जाती है
एक हम चार्ज देखते हैं और दूसरा साइज देखते हैं। यहाँ पे भी सेम फंडा लग जाएगा, है ना। कैटायन तो सेम है, तो हम एनायन से देखेंगे। एनायन देखते समय हम सबसे पहले चार्ज देखते हैं। चार्ज सब पे सेम है, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। अब साइज से देखेंगे, जिसका साइज सबसे बड़ा, आयोडाइड का साइज सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा पोलराइजेशन होगा, और पोलराइजेशन की सॉलिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी सॉलिबिलिटी का ये ट्रेंड आ जाएगा, ऐसा कुछ ट्रेंड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लगभग सॉलिबिलिटी के ऊपर सारे केसेस बता दिए कि जब मोनो एक कैटायन एक एनायन हो तब क्या करें, कैटायन एनायन से ज्यादा हो तब क्या करें, एनायन कैटायन से ज्यादा हो तब क्या करें, है ना। और इस केस में भी दो केस था कि एनायन पॉली एटॉमिक है तो क्या करें, मोनो एटॉमिक है तो क्या करें, और हेवियर एलिमेंट्स के केस में सॉलिबिलिटी कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने लगभग सॉलिबिलिटी कवर कर ली। अब एक छोटी सी चीज बच गई है, और वो है कि क्या फैक्ट से सॉलिबिलिटी, इस पे बात करते हैं। फैक्ट्स अबाउट सॉलिबिलिटी जानने की कोशिश करते हैं। सॉलिबिलिटी पूरी पढ़ने के बाद कुछ फैक्ट्स जानने से और आसान रहेगा, आपको क्वेश्चंस कर पाएंगे। फैक्ट्स अबाउट सॉलिबिलिटी, क्या फैक्ट्स जानने हैं? तो कुछ बातें हैं। पहली बात, अमोनियम एक ऐसा आयन है जिसके सारे सॉल्ट हमेशा सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा कि ऑल अमोनियम सॉल्ट्स आर सॉल्युबल। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, ऑल अमोनियम सॉल्ट्स आर सॉल्युबल, तो अमोनियम जहां भी लग गया वो सॉल्ट आपका हमेशा सॉल्युबल होगा, ऑलवेज बी सॉल्युबल। दूसरी चीज, अल्कली मेटल्स जो होते हैं इनके भी सारे सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट लिथियम फॉस्फेट, लिथियम ऑक्सलेट, लिथियम कार्बोनेट और लिथियम फ्लोराइड। ठीक है, तो ये मैं लिख देता हूं क्या कि ऑल सॉल्ट्स ऑफ अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स कौन से, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम भी, all sorts of alkali metals are always soluble। अब इसका एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्ट लिथियम फॉस्फेट, लिथियम ऑक्सलेट, लिथियम कार्बोनेट, ठीक है, और लिथियम फ्लोराइड। ठीक है, और लिथियम फ्लोराइड, ये लोग चार लोग इनसॉल्युबल होते हैं। बाकी सारे अल्कली मेटल्स के सॉल्ट हमेशा सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो पहले यही करेंगे, सारे कैटायंस जो सॉल्युबल होते हैं देख लेंगे, फिर सारे एनायंस जो सॉल्युबल होते हैं देख लेंगे, फिर सारे कैटायंस जो इनसॉल्युबल होते हैं वो देखेंगे, और जो एनायंस इनसॉल्युबल होते हैं वो देख लेंगे, काम हो जाएगा। तो मैक्सिमम लोगों की सॉल्युबिलिटी यहाँ पे निकल आएगी। अब तीसरी बात क्या है, थर्ड पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, जितने भी बड़े एनायंस हैं, बड़े एनायंस मतलब आपको तो बताया था मैंने, सॉल्युबिलिटी रेडियस के डिफरेंस पे भी डिपेंड करती है। तो एनायंस अगर बड़े होंगे तो जाहिर सी बात है कैटायन उनके रेस्पेक्ट में छोटे होंगे, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बड़ा आएगा, और रेडियस का डिफरेंस बड़ा होने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, एसीटेट एक बड़ा एनायन है ना, एसीटेट, परक्लोरेट, नाइट्रेट और नाइट्राइट, ये इतने बड़े आयंस होते हैं कि इनके सॉल्ट्स हमेशा सॉल्युबल होते हैं ना। तो याद रखिए, एसीटेट, परक्लोरेट, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट सॉल्ट्स आर ऑलवेज सॉल्युबल। रीजन बता दिया, ये आयंस इतने बड़े हैं कि कैटायन के रेस्पेक्ट में इनका साइज, और कैटायन और इनके बीच का जो साइज का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा आएगा, और बहुत ज्यादा डिफरेंस आने पर, है ना, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, ऐसा ही अब उल्टा करिए, सल्फाइड जो होता है S2-, सल्फाइड जो है वो पानी में घुलने की टेंडेंसी नहीं रखते हैं। ठीक है ना, आसानी से नहीं घुलते हैं। तो कौन लोग घुलते हैं, तो वो कैटायंस जो हमेशा सॉल्युबल, जैसे अमोनियम हमेशा सॉल्युबल है तो अमोनियम सल्फाइड भी हमेशा सॉल्युबल होगा। ऐसे ही अल्कली मेटल्स के सारे सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं, तो अल्कली मेटल्स के सॉल्ट जो है ना, उनका भी सल्फाइड जो है वो सॉल्युबल होगा। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं क्या, चौथी बात क्या, ऑल सल्फाइड्स आर
soluble in water, soluble in water with exception of अमोनियम सल्फाइड. अमोनियम सल्फाइड इसलिए क्योंकि अमोनियम सॉल्ट्स हमेशा सॉल्युबल होते हैं, तो अमोनियम सल्फाइड, अल्कली मेटल के सल्फाइड, अल्कली मेटल सल्फाइड्स एंड alkaline earth metal sulfides. ठीक है, तो all sulfides are insoluble in water with exception of ammonium sulfide, alkali metal sulfide, alkaline earth metal sulfides. ये एक्सेप्शन मतलब ये लोग soluble होते हैं. ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है. तो with exception of ammonium sulfide, alkali metal sulfide, alkaline earth metal sulfides which are soluble in water, which are soluble in water, which are soluble in water. पांचवी बात क्या? पांचवी बात, ठीक है, ध्यान दीजिएगा. अब होता क्या है, अब सल्फेट की बात की जाए, ठीक है ना. तो सल्फेट की बात की जाए, इसके बाद सल्फाइड हो गया. सल्फेट बड़ा आयन है, तो अगर बड़ा आयन है तो उसके घुलने की क्षमता बहुत ज्यादा होगी. तो सल्फेट हमेशा सॉल्युबल होता है. हर सॉल्ट सल्फेट का सॉल्युबल होता है एक्सेप्ट बेरियम, स्ट्रोंशियम, लेड और कैल्शियम. ठीक है, तो इस बात को भी लिख सकते हैं कि ऑल सल्फेट्स आर soluble in water, with exception of barium, strontium, lead and calcium sulfate. ठीक है, तो ये सल्फेट which are insoluble in water, और ये सारे के सारे जो है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाते हैं. ठीक है, तो याद रखिएगा, दे ऑल फॉर्म व्हाइट प्रेसिपिटेट इन वाटर, ठीक है, वाटर में ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाते हैं. ठीक, तो ये चीज आ जाएगी. फिफ्थ पॉइंट हो गया. तो सॉल्युबिलिटीज के फैक्ट देख रहे थे हम लोग. सबसे पहली बात मैंने बताई कि अमोनियम कैटायन वाले जितने सॉल्ट है वो हमेशा सॉल्युबल होंगे, NH4+. ठीक है, अल्कली मेटल्स के भी सॉल्ट्स हमेशा सॉल्युबल होते हैं. अगर एक्सेप्शन है तो बस 2 ही 3 है, लिथियम फॉस्फेट, लिथियम ऑक्सलेट, लिथियम कार्बोनेट और लिथियम फ्लोराइड. ऐसे ही एसिटेट हो गए या परक्लोरेट हो गया या नाइट्रेट या नाइट्राइड, इतने बड़े आयन हैं कि कैटायन के रेस्पेक्ट में इनके बीच में साइज का डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा, तो ये बहुत आसानी से सॉल्युबल होते हैं. सल्फाइड बहुत ही छोटा एनायन है, तो कैटायन एनायन में साइज का बहुत डिफरेंस नहीं और इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत पुअर होती है, सिवाय अमोनियम सल्फाइड के, अल्कली मेटल सल्फाइड्स के और एल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फाइड्स के. मैक्सिमम सल्फाइड्स जो है वो पानी में इनसॉल्युबल होते हैं. ऐसे ही सल्फेट के लिए भी मैंने कहा बेरियम, स्ट्रोंशियम, लेड और कैल्शियम सल्फेट सॉल्युबल होते हैं, बाकी है ना मैक्सिमम इनसॉल्युबल होता है. ऐसे ही हाइड्रोक्साइड एक छोटा आयन है, तो उसके साथ भी सल्फाइड जैसा ही होगा क्या कि मैक्सिमम हाइड्रोक्साइड जो है वो पानी में इनसॉल्युबल होंगे. एक्सेप्शन सिर्फ होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अल्कली मेटल्स के हाइड्रोक्साइड और अल्कलाइन अर्थ मेटल में सिर्फ बेरियम हाइड्रोक्साइड घुलता है पानी में, बाकी कोई नहीं घुलता. ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा. all hydroxides are insoluble in water, ठीक है, तो ये soluble नहीं होते. इसका क्या एक्सेप्शन हो जाएगा? with exception of ammonium hydroxide, alkali metal hydroxides and barium hydroxide. All OH minus are insoluble. All hydroxides are insoluble in water with exception of ammonium hydroxide, alkali metal hydroxide and barium hydroxide, which are soluble in water. तो बस यही 4 लोग सॉल्युबल होते हैं, बाकी लोग
इनसॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर। तो लगातार हम लोग फैक्ट्स के बारे में जान रहे हैं, और फैक्ट्स के बारे में आखिरी फैक्ट जो मैं बताने वाला सॉल्युबिलिटी का वो ये है कि मैक्सिमम हैलाइड्स जो है वो पानी में सॉल्युबल होते हैं। मैक्सिमम हैलाइड्स, ऑल हैलाइड्स आर सॉल्युबल। दो ही चार इसके एक्सेप्शन है जो इनसॉल्युबल होते हैं। क्या कौन कौन से? AgCl आपको पता है व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, AgBr येलो प्रेसिपिटेट, AgI पेल येलो प्रेसिपिटेट, और PbI2 येलो प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो ये चार ऐसे लोग हैं जो बहुत कम घुलने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं लास्ट पॉइंट लिख रहा हूं कि ऑल हैलाइड्स आर soluble in water. All halides are soluble in water except AgCl, AgBr, AgI and PbI2। ठीक है, ये AgCl जो है वो व्हाइट होगा, व्हाइट, ये येलो, ये पेल येलो, ठीक है, हल्का येलो, और ये भी आपका येलो है ना, प्रेसिपिटेट होगा। ठीक है, तो ये हमारा फैक्ट्स हो गया। तो हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी तो यहां पर कवर कर ली कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट चीज, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट का क्या चक्कर है? मेल्टिंग पॉइंट बड़ा सिंपल हिसाब किताब है इसका। आप जानते हैं आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो उल्टा करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा जब कंपाउंड ज्यादा से ज्यादा आयनिक होगा। आयनिक कंपाउंड होगा यानी ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? कम से कम कोवलेंट होगा, क्योंकि जो ज्यादा आयनिक होता है वो कम कोवलेंट होता है, और कम कोवलेंट का मतलब है पोलराइजेशन कम। पोलराइजेशन कम, तो क्या सीखा मैंने? जिसका पोलराइजेशन कम होगा उसका कोवलेंट कैरेक्टर कम होगा, उसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। यानी मेल्टिंग पॉइंट और पोलराइजेशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। अब कई क्वेश्चन हो सकते हैं इस पे, देख लिया जाए। ठीक है, तो कई सारे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है अरेंज अकॉर्डिंग टू मेल्टिंग पॉइंट। अरेंज अकॉर्डिंग टू, पहला क्वेश्चन LiF, LiCl, LiBr, LiI। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा NaF, NaCl, NaBr, NaI। पहले इन दोनों को करते हैं, फिर आगे देखते हैं। अब देख सकते हैं यहां पे मैं पोलराइजेशन का इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा। ठीक है, तो पोलराइजेशन की बात की जाए तो कैटायन तो सब में सेम है, तो उससे जज नहीं हो सकता। एनायन देखते हैं, एनायन में सबसे पहले चार्ज देखते हैं, चार्ज सब में बराबर है। अब क्या देखेंगे? साइज, जिसका साइज सबसे बड़ा उसका पोलराइजेशन सबसे ज्यादा पोलराइजेशन यानी सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट की बात अगर होगी तो ये चीज ऐसे चली आएगी, ऐसे हो जाएगा। ऐसे यहां आ जाइए, यहां पे क्या है? चार्ज जो है वो सबका सेम है। ठीक है, चार्ज सबका सेम है, और यहाँ कैटायन जो है वो तो सेम ही है। अब एनायन से जज करना है, एनायन पे सबसे पहले चार्ज देखते हैं, चार्ज सबका सेम है। अब साइज देखेंगे, सबका सबसे बड़ा साइज होगा उसका पोलराइजेशन सबसे ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा पोलराइजेशन यानी मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम। ऐसे मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम हो जाएगा, लोएस्ट हो जाएगा। ये दो क्वेश्चन हुए, और दो क्वेश्चन है मेरे पास। थर्ड क्वेश्चन है CaF2, CaCl2, CaBr2, और चौथा क्वेश्चन है ना MgF2, MgO, Mg3N2। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में देखते हैं, यहां पे भी फिर वही बात है ना, कैटायन सबका सेम है। एनायन से देखेंगे, एनायन में चार्ज देखेंगे सब पे सेम है। साइज देखेंगे, सबसे बड़ा साइज CaBr2 का, पोलराइजेशन सबसे ज्यादा यानी मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम, सबसे ज्यादा पोलराइजेशन यानी सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट। ऐसे यहां कर लीजिए, यहां पे क्या है ना, आप देख लीजिए, यहां फ्लोराइड जो है वो यहां पे मैग्नीशियम सब में कॉमन है। ठीक है, ये मेल्टिंग पॉइंट के आधार पर अरेंज कर रहा हूं। मैग्नीशियम सब में कॉमन जज कर सकते हैं। अब चार्ज देखें, फ्लोराइड पे -1, ऑक्सीजन पे -2 और नाइट्राइड पे -3। तो मैं कह सकता हूं कि पोलराइजेशन का तो ये ट्रेंड हो जाएगा। ठीक है, और पोलराइजेशन सबसे ज्यादा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे
कम, तो यानी जिसका सबसे कम उसका सबसे ज्यादा हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट, और सबसे ज्यादा पोलराइजेशन वाले का सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहां से देख सकते हैं कि ये ट्रेंड निकल के आ रहा है। ठीक है, तो कभी भी मेल्टिंग पॉइंट की बात हो जाए तो आप उसको आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट की ध्यान रखिए, कोई भी मेल्टिंग पॉइंट नहीं, आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट की बात होगी तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि पोलराइजेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। अब इस लेक्चर में एक लास्ट टॉपिक बच गया है, वो है कलर्स। आइए कलर ऑफ आयनिक कंपाउंड से बात करते हैं। आयनिक कलर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स के कलर में ना आप कलर थ्योरेटिकली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन कलर में जो ग्रेडेशन है वो आप जरूर बता लेंगे। ठीक है, ग्रेडेशन के बारे में पता चल जाएगा। जैसे क्या, ध्यान दीजिएगा, अगर एक कैटायन है यहां पे और मान लीजिए सोडियम आयन और ये क्लोराइड है जो कि पोलराइज्ड है, ये क्लोराइड आयन का न्यूक्लियस, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक तरफ शिफ्ट कर गए हैं और ये सोडियम आयन है कैटायन। अब होता क्या है कि लाइट जो है, जितना पोलराइजेशन ज्यादा होगा, ध्यान दिखिएगा, है ना, पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी फार फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से उतने ही ज्यादा दूर होंगे, और न्यूक्लियस से आप जितने ज्यादा दूर होंगे उतनी कम एनर्जी पाकर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आप एक्साइट होंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियस से जितनी दूर होंगे इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की पकड़ उतनी कमजोर हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखिए जितना पोलराइजेशन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन सबसे जो वैलेंस शेल का उतना ही न्यूक्लियस से दूर होगा, तो उसको एक्साइट करने में जो एनर्जी लगेगी वो बहुत कम लगेगी। ठीक है ना, बहुत कम लगेगी। तो एनर्जी required to excite that electron will be less. तो कम एनर्जी लगेगी, और देखिए जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करके जम किया, जब ये वापस आएगा तो वही एनर्जी जो है निकल जाती है, तो हमको वही कलर उस आयन का दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो अच्छा एनर्जी कम लगेगी, और एनर्जी कम लगने का मतलब यह है कि उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, या उसका कलर जो है वो, अब आपको, ठीक है, इस पे आते हैं। आप जानते हैं कि एनर्जी वाइज कलर का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है, जो कलर्स जो होते हैं, जो विजिबल होते हैं, विबग्योर, वो भी एनर्जी वाइज इधर डिक्रीज करते जाते हैं। इधर अल्ट्रा वायलेट होता है और इधर इंफ्रारेड होता है। तो होगा क्या, इधर से इधर जाते वक्त एनर्जी जो है वो घटती जा रही है। तो याद रखिए, अगर कम पोलराइजेशन होगा तो अल्ट्रा हाई एनर्जी, अगर कम पोलराइजेशन होगा तो डिस्टेंस न्यूक्लियस से कम होगा तो एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो ऐसे केस में अल्ट्रा वायलेट लाइट एब्जॉर्ब होगी, अल्ट्रा वायलेट लाइट ही इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगी और वापस आएगा तो अल्ट्रा वायलेट लाइट ही निकलेगी। तो अल्ट्रा वायलेट लाइट जब निकलती है तो वो चीज हमारी आंखें सेंस नहीं कर पाती। तो ऐसे सॉल्ट्स हमको या तो कलरलेस दिखेंगे, ठीक है, कलरलेस दिखेंगे, और ये व्हाइट लाइट को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट कर देगा क्योंकि एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, इसको अल्ट्रा वायलेट ही एब्जॉर्ब करना है। तो अक्सर जो लोग अल्ट्रा वायलेट रीजन के में इलेक्ट्रॉन अल्ट्रा वायलेट रीजन का रेडिएशन एब्जॉर्ब करके एक्साइट होते हैं, वो अक्सर वो सॉल्ट्स जो है वो व्हाइट होते हैं या फिर कलरलेस होते हैं, कलरलेस होते हैं। कलर्ड रीजन में एब्जॉर्ब करेंगे तो कलर्ड रीजन, अब मान लो आपने येलो एब्जॉर्ब किया, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, वापस आया, आपने येलो एमिट कर दिया, ठीक है। तो अगर थोड़ी और एनर्जी, कम एनर्जी का अगर कोई लाइट एब्जॉर्ब होता है तो वो कलर्ड होगा, फिर वो सॉल्ट कलर दिखाई पड़ेगा, ठीक है। और अगर उसका वो इंफ्रारेड रीजन में एब्जॉर्ब कर सकता है, यानी इतना ज्यादा पोलराइजेशन है कि इंफ्रारेड रेडिएशन भी उसको एक्साइट कर दे रही है, तो याद रखिए अगर किसी को इंफ्रारेड रेडिएशन एक्साइट कर सकती है तो उनको ये लोग भी एक्साइट कर सकते हैं। तो इंफ्रारेड रेडिएशन में के रीजन में एब्जॉर्ब करने वाले लोग जो है वो ब्लैक कलर के दिखाई पड़ेंगे आपको, ठीक है, ब्लैक कलर के दिखाई पड़ेंगे, विजिबल रीजन में भी सबको एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा,
कलर का ग्रेडेशन ऐसा होता है, जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना उसका कलर जो है उस तरफ जाता जाएगा। बहुत ज्यादा पोलराइजेशन होगा तो ब्लैक होगा, उससे कम पोलराइजेशन होगा तो कलर्ड होगा, बहुत कम पोलराइजेशन होगा तो चीजें व्हाइट या कलरलेस दिखाई पड़ेंगी। इस चीज का तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन विल बी लेस, तो कम होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई कि पोलराइजेशन और कलर का कुछ संबंध है। ठीक है, और इस बात को मैं प्रूव करने के लिए यहां एक एग्जांपल ले रहा हूं, यहां एक एग्जांपल लिख रहा हूं। आप देखिए AgCl, AgBr, AgI, अगर आप इन तीनों का एग्जांपल लीजिए तो अगर मैं इनको पोलराइजेशन के आधार पर अरेंज करना चाहूं तो देखिए इनमें एनायन 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 है तीनों। ठीक है, ये कैटायंस है। अब एनायंस जो तीन है, यहां पे तीन एनायंस हैं। अब हो क्या रहा है कि इन एनायन का अगर हम पोलराइजेशन, देखिए कैटायन सब में सेम है, इसलिए कैटायन के आधार पे हम पोलराइजेशन निकाल नहीं सकते। अब एनायन के आधार पे हम निकाल सकते हैं, तो एनायन के आधार पे निकालते सबसे पहले हम चार्ज देखते हैं, सब पे -1 चार्ज है, एक चार्ज है। ठीक है, तो अब क्या देखेंगे, साइज, सबसे ज्यादा साइज इसका है, इसलिए इसका पोलराइजेशन सबसे ज्यादा हो। तो AgCl का पोलराइजेशन सबसे कम, फिर AgBr और फिर क्या AgI। अब ध्यान दीजिएगा, जिसका पोलराइजेशन कम होगा वो इस रीजन में लाई करेगा, इधर से इधर, और ज्यादा पोलराइजेशन वाले इधर से इधर लाई करेंगे, इधर लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जितना पोलराइजेशन ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना ज्यादा दूर हो जाएगा, और जितना ज्यादा दूर होगा उतनी कम एनर्जी लगेगी, यानी इस तरफ के लोग लगेंगे उसको एक्साइट करने के लिए। तो ये चीज पोलराइजेशन का ये ट्रेंड है। आप कलर का ट्रेंड देखिए तो आपको पता चलेगा कि ये व्हाइट कलर का होता है। तो बिल्कुल हमारा जो यहाँ पे अजम्पशन है वो ठीक है कि जितना यहाँ कम पोलराइजेशन है, कम पोलराइजेशन वाले लोग किस रीजन में लाई करते हैं, व्हाइट होते हैं या कलरलेस होते हैं। AgBr येलो होता है, यानी इसमें पोलराइजेशन बढ़ गया तो कम एनर्जी की लाइट, येलो लाइट भी इसको क्या कर पा रही है, एक्साइट कर पा रही है, और ज्यादा पोलराइजेशन बढ़ गया ये क्या हो जाता है, पेल येलो हो जाता है। तो ठीक है, पोलराइजेशन का संबंध लाइट के नहीं, पोलराइजेशन का संबंध कलर से भी है। जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना कंपाउंड कलरफुल होंगे या फिर ब्लैक होंगे। अगर पोलराइजेशन कम होगा तो चीजें जो है व्हाइट होंगी या फिर क्या होंगी, कलरलेस होंगी। ठीक है, तो ये कलर्स के बारे में मुझे बस इतना ही बताना था। तो आज इस लेक्चर में बस इतना ही। अब हम लोगों ने इन लेक्चर्स में आयनिक कंपाउंड्स पूरी तरह से खत्म कर दिया है। आइए अब अगले लेक्चर में मिलते हैं तो कोवलेंट कंपाउंड्स के ऊपर बातचीत करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।